हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब पे आपका स्वागत है। लास्ट जो टॉपिक था वो हमने किया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। आज जो है हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे एक डायग्राम पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताया था। उसी फंक्शन को आज हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है। तो सीपीयू की सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सीपीयू के ब्रेन के रूप में काम करता है। यानी जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है, या आप कह सकते हैं ब्रेन के रूप में थिंकिंग होनी है, वो आपकी सीपीयू में होती है। कह रहा जैसा हमारा ब्रेन काम करता है वैसे ही जो है आपका सीपीयू काम करता है। हमारी आई जो है वो इनपुट के रूप में काम करती है और वो डिटेल आपके ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन उस चीज़ को थिंक करता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और उस रिजल्ट को हम अपने हाथों से पेपर के ऊपर आउटपुट के रूप में लिखते हैं। तो सिमिलर तरीके से आपका जो सीपीयू है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो कि रिसीव होती है आपके आपके इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आपका माइक्रोफोन है, स्कैनर है, और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट पर दिखाया जाता है प्रिंटर के रूप में या मॉनिटर के रूप में प्रिंट करके चीज़ों को। क्या है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके से सीपीयू जो है वो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। तो सीपीयू की जहाँ तक बात करें तो तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे नाम से पता लग रहा है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर आ रहा है या जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी डाटा फ्लो को जो है वो कंट्रोल करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन किधर गई, आगे कहाँ भेजनी है, यानी जो अंदर डाटा का फ्लो है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये एक रिसीवर का काम करता है, और मैनेजर में कंपनी जैसे कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेज करने का काम करता है चीज़ों को। ये इनपुट रिसीव करता है यूज़र से और डिफरेंट पार्ट जो है ऑपरेशन के लिए जो रिक्वायर है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपका एएलयू हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट होगी, या मेमोरी यूनिट होगी, या आउटपुट डिवाइस हो गए, तो उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आते हैं आपकी प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम एएलयू के नाम से भी जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बेसिकली दो टाइप की कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल और लॉजिकल, जो है करती है। मैथमेटिकल जो आपकी ऑपरेशन है यानी माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनको आपका एएलयू परफॉर्म करता है एज पर दी इनपुट गिवन। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली आपकी स्टोरेज रूम का काम करती है, जहाँ पर डाटा को जो है वो टेम्परेरी बेसिस के लिए स्टोर करते हैं, और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आपका रोम का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो रैम का जो है वो यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका सीपीयू है उसको किसी इंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए पहले उस इंस्ट्रक्शन को सेव कराना होता है, यानी टेम्परेरी बेसिस पे उसको डाटा को वो सेव करता है, और सेव करने के बाद उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद वापस से जो रिजल्ट आपका आता है उसको वो सेव कराता है। तो सीपीयू को एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत थी जो फास्टली काम करे, तेज़ तरीके से काम करे, जल्दी से जल्दी डाटा जो वो सीपीयू तक पहुंचाए, ताकि सीपीयू उतनी जल्दी प्रोसेसिंग करे और उतनी जल्दी ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे, और वो रिजल्ट वापस जाकर कहाँ सेव हो जाता है, आपका रैम के अंदर सेव हो जाता है। तो रैम जो है वो वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल का मतलब होता है आपका ऐसी मेमोरी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो वर्क करती है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये जो डाटा है वो सेव रहेगा, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये डाटा को सेव नहीं कर सकती। तो इसको टेम्परेरी मेमोरी भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये टोटली आपकी पावर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं डिटेल में मेमोरी यूनिट के बारे में। जिस तरीके से हम जो है आपकी जितनी भी अपनी डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए एक यूनिट का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मेमोरी जो है आपकी उसको भी मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट आपकी होती है उसको बिट बोला जाता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। बिट जो है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की। बिट को हम वैसे फुल फॉर्म देखें वो बाइनरी डिजिट होती है।
तो इस फुल फॉर्म में से यहाँ से बी आई ले लिया गया और लास्ट से टी ले लिया गया और यहाँ से ये बन गया बिट। और बिट का मतलब होता है या तो 0 या 1, और सबसे छोटी जो है वो बिट ही होती है आपकी मेजरिंग यूनिट। 4 बिट जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक निबल जो है वो बनता है, और जब 8 का ग्रुप हो जाता है 8 बिट्स का, तो वो एक बाइट बनती है। जैसे यहाँ पर देखें तो 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल है, आपकी 8 बिट्स के इक्वल है। यानी 1 बाइट जो है वो मिनिमम स्पेस रिक्वायर है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से जब हम केबी यानी 1 किलोबाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर 1024 बाइट्स जो है वो यूज होती हैं। इसी तरीके से 1 मेगाबाइट की बात करते हैं 1 MB की, तो 10 to 4 KB जो है वो आपकी होती है स्पेस। इसी तरीके से 1 गीगाबाइट की बात करें तो 1024 MB, 1 टेराबाइट की बात करें 1024 GB, ऐसे ही पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। तो जेटाबाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मेजरिंग यूनिट सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी मेजरिंग यूनिट जो है वो है हमारी बिट। तो इसको सीक्वेंस में आप ज़रूर याद करें, काफ़ी बार इसके ऊपर MCQ जो है वो पूछा जाता है कि आपको इधर से दे देगा कि 1024 MB इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो आपको याद होना चाहिए, या 10 रेस टू द पावर 2 इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये आपको याद होनी ज़रूरी है। ये थी हमारी मेजरिंग यूनिट जिनके अंदर हम जो है हमारी मेमोरी को जो है वो मेज़र करते हैं। इसके बाद आते हैं 3 टाइप की मेमोरी जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं, रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी। रैम क्या होती है? रैम बेसिकली आपके प्रोसेसिंग टाइम पर यूज होती है। प्रोसेसिंग टाइम पर यूज होती है। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है जब इंस्ट्रक्शंस आपकी इनपुट डिवाइस से जो है CPU तक पहुंचती हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को टेम्परेली सेव कराया जाता है CU के द्वारा, और वो जहाँ सेव करती हैं उस पर्टिकुलर जो मेमोरी है उसको हम रैम बोलते हैं। और ये तब तक स्टोर रहती है जब तक उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, और जैसे ही डाटा की प्रोसेसिंग खत्म होकर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट मिलने के बाद वो डाटा जो है वापस से रैम में से क्लीन हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और वापस से रैम हमारी यूजेबल हो जाती है। टेम्परेली डाटा को स्टोर करती है, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये वोलाटाइल इन नेचर है, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। जैसे ही स्विच ऑफ होता है आपका कंप्यूटर तो इसकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, वही आपकी वोलाटाइल वाला कंडीशन। क्या इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली चेंज हो जाती है, एक इंस्ट्रक्शन पे काम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी स्टोर होती है, तो बार बार जो है ये रीयूज होती रहती है। वहीं पर अगर रोम की बात करें तो रोम परमानेंट स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, और इस ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी जो है डाटा स्टोर रहता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्फॉर्मेशन जब एक बार इसके अंदर लिख दी जाती है या राइट कर दी जाती है तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। ये जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो रोम बेसिकली आपके डिफरेंट हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो हार्डवेयर बनाते हैं, वो इसको क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही इसको राइट कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन लिख दी जाती हैं जिनको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। और ये जो है आपके मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उनको यूज़ करने के लिए काम में आती हैं, यानी आपके कम्युनिकेशन का काम करती हैं आपके सभी कंपोनेंट के बीच में। तो इसलिए इसको रोम या रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल रीड होती है इसलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसको राइट नहीं कर सकते, इसके ऊपर केवल एक ही ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन। फिर आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो परमानेंट स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन जो लॉस्ट नहीं होती, कंप्यूटर चाहे ऑफ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं, और मेनली USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस डिवाइस जो है आपके स्टोरेज डिवाइसेस, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई। और इसके अंदर जो है आपका कोई मूविंग पार्टिकल भी नहीं होता हार्ड डिस्क की तरह, और इसको जो है हम पोर्टेबल है इजीली कैरी भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे।
अभी हमने जो पढ़ी थी वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस थी। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं वो सारी जितनी भी थी आपकी रैम, रैम जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती थी डाटा को, तो इसलिए हमें एक ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकें और फ्यूचर पर्पस के लिए उसको यूज़ कर पाए। तो ऐसी ऐसी जो है मेमोरी जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें स्मॉलर स्टोरेज डिवाइस जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ी। और इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम डिजिटल डाटा या डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। जो कॉमनली यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। मेनली जो डिफरेंस है स्टोरेज कैपेसिटी का है, वो कह रहे हैं आपने सुना होगा कंप्यूटर जिसके अंदर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी 500 MB और 2 GB। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा जो स्टोर होगा वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में होगा। हम अभी पीछे पढ़ के आए थे, बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो स्टोरेज यूनिट होती है और 8 बिट कंबाइन होकर एक बाइट बनाती है और एक करेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए थे। तो इसमें सिर्फ हमें यही समझना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है और वोलाटाइल इन नेचर है, सॉरी नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। नॉन वोलाटाइल यानी इलेक्ट्रिसिटी का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। अब डिटेल में पढ़ते हैं इन्हीं पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइसेस को। सबसे पहले दी है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको हम कहते हैं, और डीवीडी की फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बेसिकली ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आती है। तो अगर हम बात करें स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की, तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। पहली थी मैग्नेटिक मीडिया, दूसरी थी ऑप्टिकल मीडिया और तीसरी थी आपकी फ्लैश मेमोरी। 3 कैटेगरी बनी थी आपकी। फ्लैश मेमोरी में यानी आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह आ जाएंगी जिनके अंदर कोई मूविंग पार्टिकल नहीं होता। मैग्नेटिक के अंदर आपकी हार्ड डिस्क आ जाएंगी। ऑप्टिकल के अंदर आपकी सीडी, डीवीडीज आ जाएंगी, ब्लू रे डिस्क आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आपकी वो 3 कैटेगरी बनी। अभी जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो ऑप्टिकल मीडिया की पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो है आपकी लेजर्स का यूज़ होता है और उसको लेज़र की हेल्प से जो है डाटा जो है सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर स्टोर कराया जाता है या रीड किया जाता है। 2 कैटेगरी है आपकी सीडी की, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। आर का मतलब है रिकॉर्डेबल और आर डब्ल्यू है मतलब रीड राइटेबल। तो सीडी जो रिकॉर्डेबल होगी उसमें आप केवल रीड कर सकते हो, जो राइट जो वाला जो ऑपरेशन होगा वो एक ही बार होगा, उसको दोबारा इरेज करके आप नहीं लिख सकते। जबकि जो सीडी आर डब्ल्यू है उसके अंदर आप इरेज करके दोबारा उस सीडी के अंदर नया डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो दोनों हैं सीडी और डीवीडी वो देखने में सेम लगते हैं, लेकिन डीवीडी जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जो डीवीडीज हैं वो आपका जो है ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू सीडी आपकी। कह रहा रीड जो होता है डाटा डीवीडी से, उसके लिए हम डीवीडी ड्राइव का यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, और सीडी के लिए जो है वो हम सीडी ड्राइव का यूज़ करते हैं। यानी आपकी सीडी जो है वो डीवीडी ड्राइव में नहीं चलेगी और डीवीडी जो है वो सीडी ड्राइव में नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सीडी जो है उसकी कैपेसिटी 700 MB होती है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो सीडी के ऊपर लिखा भी होता है। वहीं पर जो डीवीडी है उसकी कैपेसिटी 4.7 GB होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा। तो दोनों की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट है, दोनों अलग जो है टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसी तरीके से ब्लू रे डिस्क होती है जिसकी कैपेसिटी डीवीडी से भी ज़्यादा होती है। वो बोथ साइड से जो है वो राइटेबल होती है, यानी आपका जो दोनों साइड है दोनों साइड से आपका जो है डाटा वो आप राइट कर सकते हो, रीड करा सकते हो। तो उसकी कैपेसिटी आपकी और भी ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेन ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव। जैसा मैंने आपको बताया था कि और कैटेगरी भी होती है। तो पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव जो है वो एक आपकी स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं पॉकेट के अंदर, डाटा स्टोर करने के लिए काम में आती है। और इसके अंदर आप इजीली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और पेन ड्राइव जो है वो अलग अलग कैपेसिटीज़ की अवेलेबल है।
आजकल आप देख पा रहे हैं मार्केट में 128 GB तक की पेन ड्राइव या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी की पेन ड्राइव जो है वो अवेलेबल है। इसी तरीके से इससे ज़्यादा डाटा अगर आपने स्टोर करना है तो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जो है वो ऑप्शन हमें मिलता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपकी कंप्यूटर से बाहर से कनेक्ट होती है, यानी एक्सटर्नल डिवाइस है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमें एक USB केबल दी जाती है और ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसको हम कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट से। तो ये एक आपकी कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस है। USB केबल से इसको कनेक्ट करते हैं, वायरलेस कनेक्शन से भी आपकी जो है ऑप्शन आते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी की होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव, जिसके अंदर आपका जो डाटा है वो एज़ कम्पेयर टू पेन ड्राइव ज़्यादा स्टोर होता है। तो इनकी जो मिनिमम कैपेसिटी है वो आपकी 1 TB से स्टार्ट होती है और उससे ज़्यादा आप जितनी लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन ये कंपैरिजन अगर हम कॉस्ट वाइज करें तो आपकी एक्सटर्नल जो ड्राइव है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पेन ड्राइव। इसके बाद आते हैं डिफरेंट पोर्ट्स एंड कनेक्शन। कौन कौन से पोर्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जो है एक्सटर्नल डिवाइस लगाने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और जो ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं इनसे हम डिफरेंट टाइप के आपके एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्ट आता है USB, जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, जैसा आपका फिगर में दिखाया गया है। ये आपका USB पोर्ट है जिससे हम कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जो है वो अटैच करते हैं। दो टाइप की USB की आपके जो है पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक 2.0 के साथ और एक 3.0 के साथ। तो जो 2.0 है वो आपको ब्लैक कलर में जो है आपका दिखाई देता है ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट। और जो 3.0 है उसमें ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है ऊपर वाला पार्ट। दोनों की जो स्पीड है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए जो आजकल आपके कंप्यूटर सिस्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको 3.0। इसके बाद आते हैं हम डिस्प्ले पोर्ट पे। डिस्प्ले पोर्ट जो है जैसा फिगर में दिखाया गया है आपका, डिस्प्ले पोर्ट आपका जो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, डिस्प्ले यूनिट को आपके CPU के साथ। और डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे VGA पोर्ट होता है, वीडियो ग्राफिक्स है। ये जो है आपका ये VGA पोर्ट है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। वहीं पे HDMI पोर्ट होता है, इसका काम भी आपका जो है वो आउटपुट जो डिवाइस के रूप जो है आपके उनको कनेक्ट करने के लिए आता है। इसका फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे कंप्यूटर सिस्टम्स में दोनों ही पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है आप उस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट जैसे हमें पता ही है, माइक्रोफोन है, स्पीकर्स हैं या हमारे हेडफोन है, उनको कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, तो ये जो है माइक्रोफोन पोर्ट है। यहाँ पर आप देखें माइक्रोफोन का सिंबल बना हुआ है, ये आपका लाइन पोर्ट है। तो ये ऑडियो आपके पोर्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट जो है आपकी इंटरनेट की केबल को कनेक्ट करने के लिए जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ दो आपकी LED दी गई होती है। जैसे आपका सक्सेसफुल कनेक्शन होगा तो ये LED जो है वो आपकी ब्लिंक करती है, तो इसको इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपका RJ45 जो कनेक्टर है वो यहाँ पर लगता है। फिर आते हैं पावर पोर्ट पे। पावर पोर्ट यानी आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई जो दी जाती है उसके लिए हम पावर पोर्ट का यूज़ करते हैं। ये वाला पोर्ट जो है मोस्टली आपके जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप्स के जो अडेप्टर्स हैं, चार्जर्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो पोर्ट है ये आपको जो है डेस्कटॉप के बैक साइड में जो यूपी आपका SMPS है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोनों टाइप के पोर्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो SMPS है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद आते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस पे कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो हमें एक चीज़ पता थी और हमने इनिशियली भी पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम है जो वो दो चीज़ों को लेकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो फिजिकल पार्ट हैं आपके वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये बेसिकली मशीनरी होती है कंप्यूटर की, जिसके अंदर आपके कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU ये सब आते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो हम देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर वो हैं जो इनको हम आप देख नहीं सकते, जैसे हार्डवेयर को हम देख सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ मॉनिटर जो है वो सॉफ्टवेयर के बजाय हार्डवेयर का काम कर रहा है, और ये जो आपकी एप्लीकेशंस है या ये वेबसाइट है ये आपका सॉफ्टवेयर का काम कर रही है। तो जो पार्ट हम देख सकते हैं
वो आपके हार्डवेयर में जाते हैं और जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम यूज़ कर पाते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो मॉनिटर जो है आपका वो एक फिजिकल डिवाइस है, और जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं और वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कि आपको मॉनिटर पे दिखती हैं चीज़ें। हार्डवेयर जो है उनको हम बिना सॉफ्टवेयर के यूज़ नहीं कर सकते। हार्डवेयर अकेला है तो हार्डवेयर यूज़ नहीं हो पाएगा जब तक कि हम उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे। यानी अकेला ना तो हार्डवेयर काम कर सकता है, ना ही सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। फिर आगे देखें हम, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनाई गई 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी बनी आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनी जनरल पर्पस और कस्टमाइज। लैंग्वेज प्रोसेसर भी 2 टाइप के बने, कंपाइलर एंड असेंबलर और इंटरप्रेटर 3। तो ये आपकी फर्दर कैटेगरी बनी, जिनको हम डिटेल में आगे जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपका कोई पर्टिकुलर टास्क जो है उसको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी हमने अभी पीछे पड़ी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। यानी आपके जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए हमें जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी उसके बिना जो है आपके हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और इसकी 2 कैटेगरी बनती हैं आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे कि आपके विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी इनके बिना कोई भी डिवाइस आपका जो है वो काम नहीं करेगा। यानी आपको अगर डिवाइस चलाना है तो सबसे पहले आपको विंडोज़, एंड्रॉयड या iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। और जब कंप्यूटर जो स्विच ऑन होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। यानी किसी दूसरी एप्लीकेशन को चलाने से पहले सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम चलेगा वो चलेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो एग्जांपल हैं वो है विंडोज़, यूनिक्स, एम एस डॉस, मशीनटोस, सोलारिस। और अगर मोबाइल फ़ोन में बात करें तो आपका एंड्रॉयड, आपका iOS, ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसी कैटेगरी में सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या है, जैसे हमें जो है हमें पता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0-1, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को टाइप करता है कीबोर्ड पे। तो हमें हमारे सीपीयू को 0-1 की फॉर्म में जो है समझाने के लिए एक ऐसे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी हेल्प करे उसको ट्रांसलेट करने में 0-1 की फॉर्म में। तो उन्हीं को हम लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शंस 0-1 यानी मशीन कोड की फॉर्म में। और जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो तो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिनको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो कह रहे हैं इस सोर्स कोड को जो है कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो आपके हार्डवेयर के ऊपर काम कर पाए। तो कह रहे हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जिसको हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं, वो आपके लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो बोले जाते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो कह रहे हैं जो प्रोग्राम ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में, जो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। यानी जब हमने स्टार्टिंग में उसको लिखा था हमारी लैंग्वेज में तो वो था सोर्स। सोर्स से अब जब हमने चेंज कर दिया तो वो बदल जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास है। पहला है असेंबलर। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर जो क्या है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करेगा। और अगर कोई एरर मिलती है तो एंड में हमें जो है वो एरर रिपोर्ट प्रोवाइड करता है।
यानी अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो कंपाइलर 10 की 10 लाइन को पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर किसी लाइन में एरर आता है तो उस एरर को हमें लास्ट में पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होने के बाद जो है उसको शो करता है। जबकि इंटरप्रेटर इसका उल्टा करता है। इंटरप्रेटर 10 लाइन में हर एक लाइन को एक एक करके जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। एक एक लाइन उठाएगा, कन्वर्ट करेगा। जिस लाइन में इसको एरर आएगा ये वहीं पर स्टॉप हो जाता है, आगे कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि उस लाइन का एरर जो है वो रेक्टिफाई ना किया जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और करते दोनों ही जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट है। सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है कि मेथड क्या है कन्वर्ट करने का। तो कंपाइलर एक ही बार में करता है सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट, जबकि इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन करता है, और जहाँ एरर आती है वहीं पर जो है वो स्टॉप हो जाता है। और इसके एग्जांपल है आपके विजुअल बेसिक इंटरप्रेटर, और ऊपर जो आपका कंपाइलर का एग्जांपल था वो C++ कंपाइलर था। तो यहाँ तक इस चैप्टर को आप, इस यूनिट को आप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर और कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।